नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और उस खबर को लेकर अब चर्चाएं बहुत हो रही हैं कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ। चंद्रशेखर को वाई प्लस सुरक्षा मिल गई है और नगीना सीट से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, नगीना सीट अब उत्तर प्रदेश की उन हॉट सीटों में से एक हो गई है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और वहीं से चंद्रशेखर भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनको वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। इसके क्या मायने हैं, क्या इसका विश्लेषण है, बात करने के लिए चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद है। चंद्रकांत, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखा जाए चंद्रकांत इस पूरी खबर को? देखिए, इस खबर के दो पहलू हैं अनुज जी। पहला तो ये है कि चंद्रशेखर को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है एलआईयू, और उसके साथ साथ जो राज्य सरकार की जो रिपोर्ट जाती हैं गृह विभाग की तरफ से, उसकी अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। यानी ये जाहिर सी बात है कि अमित शाह के विभाग से, अमित शाह के मंत्रालय से चंद्रशेखर को ये वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। दूसरा यह है कि चंद्रशेखर पर क्योंकि हमला हुआ था, चंद्रशेखर पर पिछले साल आपको याद होगा जून के महीने में उन पर हमला हुआ था और गोलियां चली थी, गोली के बुलेट्स उस उनकी सीट पर दिखाई दिए थे। तो उसके बाद से चंद्रशेखर को गनर मिले हुए थे। सरकारी गनर जो मिलते हैं वो 2 गनर चंद्रशेखर के साथ चलते थे। अच्छा। अब वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में वो आ गए, यानी 11 पुलिसकर्मी, उसमें 2 से 4 कमांडो और 1 से 2 पीएसओ उनके साथ चलेंगे। देखिए, क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में जहाँ चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं नगीना में, तो वहां पर अपना भौकाल कायम करने के लिए, अपना रुतबा कायम करने के लिए, लोगों के बीच में ये दिखाने के लिए कि वो एक मजबूत नेता है और उनकी इस मजबूती को सरकारें भी समझ रही हैं, इस हिसाब से तो बेहद ठीक है। लेकिन अब इस खबर के अंदर के मायने भी निकाले जाने की कोशिशें लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी पिछले 1 महीने में या 15 दिन में हम कह लें कि कई नेताओं को सुरक्षा मिली है। उनमें एक नाम चंद्रशेखर का भी है जो लेटेस्ट है। इससे पहले आकाश आनंद को हमने देखा कि उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली। इस बीच जो समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनको सुरक्षा मिली, चाहे उसमें मनोज पांडे हो, राकेश सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, इन तमाम लोगों को सुरक्षा दी गई, जिसमें मनोज पांडे को वाई प्लस कैटेगरी थी और बाकी लोगों को वाई श्रेणी की सुरक्षा थी। देखिए, वाई श्रेणी की सुरक्षा अमूमन राज्य सरकार से मिल जाती है, लेकिन वाई प्लस के लिए केंद्र सरकार के आदेश जरूरी होते हैं। अब क्योंकि चंद्रशेखर को ये सुरक्षा मिल गई है, तो जो चंद्रशेखर का विरोधी खेमा है वो इस तरीके के आरोप लगा रहा है चंद्रशेखर पर कि चंद्रशेखर ने कहीं ना कहीं बीजेपी से अंदर अंदर साठगांठ कर ली है। लेकिन ऐसा इसलिए हाल फिलहाल नजर नहीं आता मुझे, कम से कम मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि चंद्रशेखर जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे नगीना में, उतनी ही तेजी से वो नगीना में चुनाव लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि अब उनका काफिला जो है, पहले उनके समर्थकों की फौज होती थी, अब उनके काफिले में पुलिस और कमांडो भी शामिल हो गए हैं, यानी 2 से 3 गाड़ियां उनके काफिले की बढ़ गई हैं, पुलिस की गाड़ियां बढ़ गई हैं। तो राजनीति में उत्तर प्रदेश भौकाल और रुतबे वाला राज्य है। यहाँ राजनीति में भौकाल दिखाना भी बड़ा जरूरी होता। तो चंद्रशेखर अब जब नगीना जा रहे हैं, तो पहले जब वो जाते थे तो उनके साथ समर्थक होते थे, अब उनके समर्थक भी इस बात से बड़े खुश है। आप भीम आर्मी से जुड़े लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर देखेंगे तो वो इस बात का बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उनके नेता को, चंद्रशेखर को, सरकार की तरफ से ये सुरक्षा मिली है। अब जो दूसरा खेमा है, जो चंद्रशेखर का विरोधी खेमा है, वो इस बात को कह रहा है कि चंद्रशेखर मैनेज्ड हो गए, चंद्रशेखर संतुलन की सियासत करना सीख गए। संतुलन की सियासत से मेरा मतलब है कि चंद्रशेखर अब किसी को नाराज नहीं करना चाहते। चंद्रशेखर वो है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर में विधानसभा का चुनाव लड़े। तमाम मुद्दों पर आप चाहे देख लीजिए, जिन जिन जहां जहां पर दलितों के साथ कोई अन्याय हुआ या किसी बेटी के साथ कोई अन्याय हुआ, तो चंद्रशेखर वहां पहुंचे हैं, चंद्रशेखर वहां बैठे हैं। पहलवानों के मसले पर भी हमने देखा कि चंद्रशेखर वहां भी पहुंचे थे। तो ये भी आरोप उन पर लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चंद्रशेखर नगीना में जो चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए अब हुआ क्या है कि चंद्रशेखर एक पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के। तो अब उनके साथ सुरक्षा भी जुड़ गई है। तो एक नेता का एक प्रोटोकॉल होता है, नेता का एक राजनीति में कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीजें आपको दिखानी पड़ती है। एक कहावत कही जाती है अनुज जी की, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। तो अब चंद्रशेखर दिखने वाली पॉलिटिक्स में आ गए हैं। अब लोग जहां से वो निकलेंगे तो लोग उनके बारे में बात करेंगे। अगर चंद्रशेखर लखनऊ में भी निकलेंगे, लखनऊ राजधानी में भी निकलेंगे, तो जब काफिला निकलेगा तो लोग ये देखेंगे कि भाई आखिर कौन है। अगर वो कहीं जाएंगे तब भी लोग देखेंगे कितनी पुलिस की सुरक्षा है, तो आखिर ये कौन। मतलब यानी कि जो एक पहचान का संकट चंद्रशेखर के सामने, हालांकि है नहीं चंद्रशेखर के सामने पहचान का कोई संकट, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जो लोग उनको नहीं भी जानते थे उनके बीच में भी उनका एक चेहरा। क्योंकि देखिए चंद्रशेखर
कुर्ता पैजामा नहीं पहनते, आप भी जानते हैं। सियासत की एक ड्रेस है ना, खादी वाली, कुर्ता पैजामा सदरी वाली, वो नहीं पहनते, वो नहीं नॉर्मल। चंद्रकांत, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखिए यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तो ये है कि उनको धमकियां मिल रही थी, जिसकी उन्होंने शिकायत की स्टेट पुलिस से। स्टेट पुलिस से अपनी रिपोर्ट तैयार की और फिर उन्होंने गृह मंत्रालय आगे भेजी, केंद्र में भेजी। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि भाई उनकी जान को खतरा था, लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। और ये भी खबर निकल कर आई कि मेरठ के लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो उनके उनके पीछे हैं और उनके पीछे लग चुके हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब जब चुनाव आते हैं, जब भी ऐसा कोई फैसला लिया जाता है, तो उसके मायने निकाले जाते हैं और राजनीतिक पंडित निकालते भी हैं और निकालना चाहिए भी। तो इन दोनों बातों को कैसे आप देखेंगे? देखिए, मैंने आपकी पहली बात का तो जवाब दे दिया, क्योंकि एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर ही चीजें होती है। एलआईयू की रिपोर्ट, फिर राज्य सरकार के गृह विभाग की रिपोर्ट, और फिर गृह मंत्रालय। वो एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस चलता है। और अगर किसी को जान का खतरा होता है अनुज जी, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगाएगा। वो थाने में, चौकी में, कोतवाली में कप्तान को, डीजीपी को एप्लीकेशन देगा कि उसकी जान को खतरा है। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और क्योंकि चंद्रशेखर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे आपको हैं। लग नहीं रहा है कि एक साल पहले हमला हुआ और अब जाकर सिक्योरिटी दी जा रही है? उस समय तो गोली लग के छू के भी निकल गई थी चंद्रशेखर को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने से खुश नहीं है, जो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर चुनाव लड़े, क्योंकि चंद्रशेखर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कई सियासी दलों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। कई सियासी दलों की मुश्किलें बढ़ा रहे। तो कोई, देखिए, राजनीति में कोई क्यों चाहेगा कि उसका 10 वोट भी कट जाए? कोई क्यों चाहेगा? तो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो चंद्रशेखर नुकसान तो कर रहे हैं। ऐसे में जो तमाम नेता जो अभी तक मेरठ कमिश्नरी है, जो वो बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, जो वो लोग जहां हावी रहे हैं। देखिए, अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के कई नेता थे जो मायावती की पार्टी में है, और वो अपने आप को दलितों का सर्वे सर्वा मानते थे। एक 4 साल पहले, 5 साल पहले राजनीति में आया हुआ एक नौजवान एक पार्टी बनाता है और लोगों को चैलेंज कर देता है कि हाँ, हम भी राजनीति में हैं। तो उस चैलेंज को वो लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से चंद्रशेखर, क्योंकि उनके लिए चुनौती बने हैं, और शायद इसी वजह से चंद्रशेखर पर जान का खतरा या उन पर संकट की परिस्थितियां बन सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ था, और अगर सरकार ने इसका संज्ञान लिया या चंद्रशेखर की एप्लीकेशन का संज्ञान लिया है, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। सुरक्षा का अधिकार सबको है, और क्योंकि चंद्रशेखर एक पार्टी के मुखिया है, चंद्रशेखर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है, तो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जो इसके अंदर खाने की जिस पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, उससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। उसमें भी दम है, उसमें भी पॉइंट है, क्योंकि आपने जिस टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है कि घटना इतनी पुरानी होती है, फिर सुरक्षा 1 साल बाद आकर कर क्यों मिलती है। देखिए, पहला इसमें पॉइंट, नहीं, इतने साल बाद आकर मिले उसमें दिक्कत नहीं है, एंड टाइम पर, चुनाव के टाइम पर मिल रही है, इस पर सवाल है। देखिए, चंद्रशेखर के पास सुरक्षा नहीं थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद्रशेखर के पास 2 सरकारी गनर पहले से सरकार द्वारा उनको दिए गए थे, पहला। दूसरा, हमारे देश में जब भी कोई चुनाव लड़ता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो ये राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन की ड्यूटी है। ये ड्यूटी है कि उस प्रत्याशी को, भले ही वो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो, उस प्रत्याशी की सुरक्षा करना ये जिला प्रशासन की ड्यूटी है। तो अभी जिस दिन से नगीना में जब चुनाव की अब तो प्रक्रिया शुरू हो गई, पहले चरण का चुनाव है, वहां प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है, तो पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा तो चंद्रशेखर के साथ थी। तो क्या इतना आसान है दिल्ली से सिक्योरिटी ले लेना? कोई और नेता बोल देगा कि भाई हमारी भी जान का खतरा है, ले आइए वाई, ले आइए वाई प्लस, ले आइए जेड, ले आइए। देखिए, बीजेपी का, अगर आपका इशारा बीजेपी की तरफ और चंद्रशेखर के रिश्तों की तरफ है, तो मैं उस पर आपको एक बात बहुत क्लैरिटी से बता दूं। फायदा तो इसमें बीजेपी का है। फायदा कैसे है उसके, देखिए, 2 पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी तो बीजेपी वो सीट हारने जा रही है, ऐसा कतई इसमें नहीं है। इसमें है क्या, देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश में दलितों का नेता कौन? मायावती। मायावती दलितों की नेता। अब अगर आपको अपने दुश्मन को कमजोर करना है, तो उस दुश्मन के दुश्मन को मजबूत कर दीजिए। ये बहुत आसान फंडा है सियासत का, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कई मौकों पर हमने ऐसा देखा है। अब मायावती को अगर डाउन करना है, देखिए, चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी और चंद्रशेखर की जो लोकप्रियता है वो कहां पर है? चंद्रशेखर की लोकप्रियता के 2 केंद्र हैं। पहला पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और दूसरा उस क्षेत्र के युवा, यानी 18 साल से 40 साल के वर्ग के लोग। जो पुराने लोग दलित समाज में आज भी हैं, वो आज भी अपने आप को अनुज जी कांशीराम से जुड़ा हुआ मानते हैं। वो मायावती को नेता मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो बीएसपी से इस वजह से जुड़े हैं क्योंकि वो कांशीराम को मानते हैं।
दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि अगर मायावती के पास भी सुरक्षा है, हालांकि ज्यादा सुरक्षा है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, तो उनके पास वो सुरक्षा है। लेकिन अगर उस क्षेत्र में चंद्रशेखर अब सुरक्षा के साथ जाएंगे तो दलितों के बीच में एक मैसेज भी जाता है ना कि ये हमारा नेता है, ये भविष्य का हमारा नेता है, और ये देखो इस प्रोटोकॉल में, उस भोकाल में हमारे बीच में। तो ये उस नरेटिव को सेट करने की कोशिश है जो मायावती को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं ये नहीं कह रहा कि वोटों के हिसाब से कमजोर करेगा, लेकिन नरेटिव के हिसाब से आप इसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, आप नहीं, इसको सोच सकते हैं। दलितों के, ठीक है, नगीना सीट पर दलितों पर के वोट बैंक में अच्छा प्रभाव है यहाँ पर चंद्रशेखर का। अब यहाँ पर सिक्योरिटी दे दी गई आकाश आनंद को और चंद्रशेखर को, तो क्या उस वोट बैंक में अब सिंपैथी नहीं जाएगी बीजेपी के लिए? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। राजनीति में एक चीजें चलती हैं कि गिव एंड टेक की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। उनका वोट बैंक तो एक ही पॉलिटिक्स है ना, स्टाइल तो वही है। देखिए वोट बैंक है, अगर आप दोनों के अंतर समझ लीजिए, मैं आपके दोनों के प्लस माइनस बता रहा हूँ। आकाश आनंद के पास संगठन है, आकाश आनंद के पास संसाधन है, दोनों चीजें हैं। आकाश आनंद के पास बसपाइयों की एक टीम है, उनको जिले में उनके पास नेता है। चंद्रशेखर के पास ये तीनों चीजें नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर के पास क्या है? चंद्रशेखर के पास संघर्ष है, चंद्रशेखर ने संघर्ष किया है। आकाश आनंद नेता है, वो अपनी, देखिए क्या आकाश आनंद अगर बसपा के एक मूल कार्यकर्ता होते तो क्या वो इस पद पर पहुंच पाते? नहीं, क्योंकि वो मायावती के भतीजे हैं, इसलिए वो इतनी कम उम्र की आयु में नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए और आज बसपा उनके हाथों में है। एक तरीके से अगर आप देखिए, बसपा के सर्वे सर्वा वो है, और बसपा में जो आप चेंजेस देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल थोड़े बहुत, और जो आगे आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि 2027 का चुनाव आते आते बसपा में जो आप एक बड़ा चेंज देखेंगे, वो चेंज करने वाले आकाश आनंद होंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रशेखर पिछले 4-5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, मुकदमे जेल जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो चंद्रशेखर उस वो जो मयार है राजनीति का, उसमें आकाश आनंद से प्लस दिखाई पड़ते हैं, और आकाश आनंद वहां पर कमजोर दिखाई पड़ते हैं। अब है क्या, आकाश आनंद ऊपर से थोपे गए नेता है, मायावती ने बना दिया और कह दिया कि भाई आप लोग इनको अपना नेता मानिए। उसके उलट चंद्रशेखर जमीन से उठे हुए नेता हैं, चंद्रशेखर संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर चंद्रशेखर को अखिलेश यादव का सहारा मिल जाता, अगर चंद्रशेखर के कंधे पर अखिलेश का हाथ होता, राहुल गांधी का हाथ होता, तो नगीना के चुनाव में हम और आप अभी से ये बात कह रहे होते कि चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। हाँ, नहीं, ये बात हम पहले भी कर चुके। लेकिन आज क्या है, आज नगीना का चुनाव फंसा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर राजनीति के मुकाबले में नगीना में नहीं है, मुकाबले में है, बिल्कुल मुकाबले में है, लेकिन वो जो एक, जिसको आप कह सकते हैं कि बूस्टर मिल सकता था, वो बूस्टर चंद्रशेखर को अनुचित नहीं मिल पाया है। अपने सवाल पर आता हूँ, क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी से कोई बात बन जाए यहाँ पर चंद्रशेखर की, चुनाव लड़े ना लड़े, कोई भरोसा है इस बात का? देखिए, अब जो सवाल आपने पूछा है, अब इसका समय निकल चुका है। नगीना पहले फेज में नगीना में चुनाव है, तो अब इन सब बातों के लिए समय नहीं है, ये सब बारी बातें निकल चुकी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर, भविष्य से मेरा इशारा 2027 की तरफ है, भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, कुछ ना कुछ शायद उसकी नींव रख दी गई है। आप इस बात को कह सकते हैं, आप इस बात को कह सकते हैं कि चंद्रशेखर पर डोरे डाल दिए गए कि अब भाई फैसला आपको करना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दूर की सोच के साथ ये काम किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूर का सोच के काम करती है। आप देखिए, जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिन तक डिस्टर्ब नहीं किया कि आप हमारे पाले में आ जाइए, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे ना। वो 2022 का चुनाव लड़े, भाजपा ने लड़ने दिया, ठीक है आप लड़िए। उसके बाद राज्यसभा चले गए सपा से, वो रहने दिया, रहिए। लेकिन एक दौर ऐसा आया, देखिए भाजपा सिर्फ दबाव से लोगों को अपने पाले में लाती है ऐसा नहीं है, वो सौगातें देकर, मैनेज करके, आपको गिफ्ट देकर, या आपसे जुड़ी कोई ऐसी बात जो आपके दिल के बेहद करीब हो, उसको टच करके भी आपको अपने पाले में लाती है। तो जयंत को ले गई राजभर, भाजपा जानती थी कि राजभर कैसे आएंगे, ले गई। उसको पता था दारा चौहान कैसे मैनेज होंगे, कर ले गई। उसको पता है अनुप्रिया कैसे खुश होंगी, संजय निषाद कैसे खुश होंगे, कर ले गई। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उसको पता था बिहार में चिराग कैसे खुश होंगे, उसको पता था नीतीश कैसे साथ आएंगे, अठावले कैसे साथ आएंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं, और सियासी लोगों को अनुज जी ये सब करते रहना चाहिए।
ये प्रैक्टिस वर्क है पॉलिटिक्स के लिए, ये करते रहना चाहिए। दूसरे दलों में शामिल जो छोटे छोटे दल हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अखिलेश यादव के साथ क्या हुआ, अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में जितने दल थे आज उनके साथ कौन है? कोई भी नहीं। उनके साथ क्या पल्लवी है? क्या नहीं है? जयंत है? क्या नहीं है? महान दल है? क्या नहीं है? राजभर पहले ही चले गए, राजभर पहले ही चले गए। तो उनके साथ बचा कौन? जिन छोटे छोटे दलों का उन्होंने कुनबा तैयार किया था 2022 में, जिसको वो कह रहे थे कि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छोटे दलों को साथ ले रहे हैं, आज वो सब साथ छोड़कर चले गए। आज अखिलेश की सीट शेयरिंग किसके साथ है? जिनके साथ 2017 में हुई थी 7 साल पहले, वो विधानसभा की सीट शेयरिंग थी, आज लोकसभा की सीट शेयरिंग है। फिर वो कांग्रेस के साथ आ गए। किस कांग्रेस के साथ? जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 2019 में 6.5% वोट मिला, जिस कांग्रेस की 1 लोकसभा सीट है, जिस कांग्रेस के 2 विधायक हैं। क्या ये अब मायावती नहीं आ रही तो अखिलेश यादव गलती थोड़ी ना है? नहीं, देखिए मायावती तो उनके साथ आकर देख चुकी है ना। 2019 में अखिलेश और मायावती का गठबंधन हो चुका है। तब क्या हुआ? तब मायावती 10 लोकसभा सीटें जीत गई, अखिलेश 5 जीते। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगा दिया कि उनका वोट हमको शिफ्ट नहीं हुआ, उन्होंने कहा उनका वोट हमको शिफ्ट नहीं हुआ। लड़ाई खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन नगीना की सीट पे आप देखिए, नगीना की सीट पे अखिलेश यादव का प्रत्याशी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा, मायावती का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा। तो यानी वो भी सोची समझी रणनीति है। दूसरा, जैसे ही चंद्रशेखर के सामने अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतारा, फिर मायावती की जो सूची आई उसमें मुस्लिम प्रत्याशी नहीं थे। तो राजनीति में किसी संभावना से अनुज जी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अखिलेश यादव और मायावती जब भी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं तो एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, बयान जारी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़े संकेत है क्या? देखिए मायावती हो या अखिलेश हो, वो दोनों एक दूसरे पर कुछ नहीं बोल रहे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि डिंपल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव, ये लोग भी तो मायावती पर नहीं बोल रहे। आमतौर पर राजनीति में बड़ा नेता नहीं बोलता है, बाकी दल के नेता बोलते रहते, कोई नहीं बोल रहा। क्या अखिलेश यादव के खिलाफ मायावती तो बोल नहीं रही? आकाश आनंद बोल रहे हैं क्या? सतीश चंद्र मिश्रा बोल रहे हैं क्या? अशोक सिद्धार्थ बोल रहे हैं क्या? कोई नहीं बोल रहा। कोई उनका जोनल कोऑर्डिनेटर तक नहीं बोल रहा। यानी कुछ ना कुछ तो है कि आप हम पे वार मत करो, हम आप पे वार मत करें, हमारी आपकी लड़ाई में फायदा दूसरे उठाते हैं। तो ये भी एक अंदर की पॉलिटिक्स हो सकती है कि हम भाई आपके साथ अगर आएंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी दिल्ली दरबार से, ईडी सीबीआई वाली, तो इस वजह से अलग अलग चुनाव लड़िए लेकिन आपस में मत लड़िए। भाई ये भी पॉलिटिक्स में मैं कह रहा हूं ना, राजनीति में आप किसी तरीके की संभावना से और किसी तरीके की भावना से, दोनों से इंकार नहीं कर सकते। खैर, इन सब के बीच में चंद्रशेखर बहुत खुश होंगे, कल शायद मिल गई उनको, कल का शाम को शायद घाट पहुंच गए थे। देखिए अब वो खुश क्यों नहीं होंगे अनुज जी? अच्छा आप सोचिए, अगर कोई आदमी नेतागिरी कर रहा है, एक क्षेत्र की राजनीति कर रहा है, एक जिले की राजनीति कर रहा है, और उसके साथ 15 पुलिस वाले चलेंगे, 10 पुलिस वाले चलेंगे, कमांडो चलेंगे, तो खुश क्यों नहीं होगा? उसका तो पॉलिटिकल चीजें वो बढ़ गई ना, उसका तो एक उसका दायरा बढ़ गया, उसकी ग्रोथ भी है, सारी चीजें भी हैं। और दूसरा, अपने लोगों के बीच जाने में उसकी बात, वो अपनी बात भी और मजबूती से पहुंचा रहा। भाई अब तो बड़े नेता हो गए, अब तो मंच पर जाएंगे तो चारों तरफ सिक्योरिटी लग जाएगी। और जनता को भी वही नेता पसंद आते हैं। अनुज, मैं बिल्कुल आपको ग्राउंड की बात बता रहा हूँ, जनता को भी वही, जनता के बीच में अगर कोई नेता साधारण तरीके से जाए, कि एक गाड़ी से उतरे, उसका एक ड्राइवर हो और वो जाए, तो उसका असर उतना नहीं है। लेकिन अगर कोई 6 गाड़ी से आए, वो गाड़ियां एक रंग की हों, वो गाड़ियां एक रंग की हों, वो गाड़ियां एक नंबर सीरीज की हों, और नेता के उतरने से पहले 10 ठो उसके गार्ड उतर रहे हो, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश तो भौकाल की राजनीति वाला है, तो ये भौकाल तो पसंद आएगा। और वो भी चंद्रशेखर जैसे नेता को इतनी तगड़ी सिक्योरिटी, और वो जिस समाज की बात कर रहे हैं, वो समाज आज भी कहीं ना कहीं शोषित वंचित है। उसके समाज के नेता को अगर कुछ मिलता है तो उनको लगता है कि ये हमारे समाज की बात है, ये हमारे समाज के मजबूती का काम हुआ है, मजबूती की बात हुई है। तो क्यों नहीं पसंद आएगा चंद्रशेखर को? क्यों नहीं पसंद आएगा चंद्रशेखर के साथ चलने वाले तमाम लोगों को? क्यों नहीं पसंद आएगा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की राजनीति करने वाले लोगों को? तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चंद्रशेखर के लिए ताकत बढ़ाने वाला काम है। और अब आखिरी पड़ाव पर है हम इस बहस के। बहुत जल्दी से आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे चंद्रकांत। नगीना, पर्टिकुलर नगीना की अगर हम बात करें या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो अब क्या कुछ असर पड़ता दिखाई देगा या कुछ फर्क पड़ता दिखाई देगा? नहीं, इसका कोई असर, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
सिक्योरिटी का कोई बहुत असर नहीं है, इसका कोई वोट पर असर नहीं है, इसका कोई क्यों, जब वो 10-12 लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो क्षेत्र के नहीं, लोगों पर प्रभाव नहीं मैंने पड़ेगा? क्या कहा, ये मैसेज क्रिएट करेगा, ये मैसेज क्रिएट करेगा, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट कर देगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन क्योंकि चंद्रशेखर आज से नहीं, पिछले 1 साल से नगीना में मेहनत कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर को उसका फायदा मिलेगा। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करता हूं कि सुरक्षा मिलने के बाद चुनावी समीकरण बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज क्रिएट होगा, जैसे भीड़ आती है ना, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। भीड़, अगर जैसे तेजस्वी यादव के साथ आपने भीड़ देखी, क्या वो वोट तक पहुंची? नहीं पहुंची। अखिलेश के साथ भीड़ थी, क्या वो वोट में कन्वर्ट हुई? नहीं हुई। तो सुरक्षा मिल जाना एक मैसेज क्रिएट करेगा कि लोगों के मन में, लोगों के दिल में, कि हाँ, हमारी जाति के या हमारे वर्ग के या हमारे क्षेत्र के नेता का ये सम्मान हुआ, ये सुरक्षा मिली। लेकिन ये वोट में कन्वर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। वोट कहां से मिलेगा? वोट मिलेगा चंद्रशेखर जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था कि नगीना सीट छोड़कर वो आगरा में कोई घटना हुई थी, किसी दलित समाज के व्यक्ति के साथ कोई घटना थी, उसमें वो अस्पताल पहुंचे। तो यानी चंद्रशेखर, ऐसा नहीं कि सिर्फ नगीना पे उनका कई फोकस। बार सिक्योरिटी वगैरह मिल जाती है तो दिमाग भी खराब हो जाते हैं नेताओं के। हाँ, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर अक्खड़ नेता है। चंद्रशेखर के सियासी मिजाज को अगर आप समझेंगे तो वो थोड़े से अक्खड़ नेता हैं, और चंद्रशेखर उसी मिजाज की राजनीति कर रहे हैं फिलहाल। चंद्रशेखर जो उनका पॉलिटिकल वे है, जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि नगीना में चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके अलावा वो आगरा, इटावा, इन तमाम जिलों में अभी भी दौरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी चंद्रशेखर को थोड़ा सा वक्त दीजिए। अगले एक हफ्ते बाद हम लोग फिर बैठेंगे, बात करेंगे, तब नगीना के समीकरण और खुलकर आएंगे, क्योंकि तब नगीना का चुनाव और करीब पहुंच चुका होगा, और करीबी से हम वहां के समीकरणों को समझ सकते हैं। फिलहाल नगीना में लड़ाई जो है, क्योंकि बसपा का भी वहां पे प्रत्याशी है, सपा का भी प्रत्याशी है, वहां बीजेपी के भी जो प्रत्याशी, वो 3 बार के विधायक हैं, और जो समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया वो भी साफ सुथरी छवि के हैं, उनकी भी वहां पर कोई बहुत सियासी उनका वो तो नहीं, क्योंकि सियासत में उन्होंने बहुत काम नहीं किया है। लेकिन नगीना की लड़ाई अनुजी चतुष्कोणीय है, जिसको आप कहते हैं ना कि यहाँ पे मुकाबला 2 पे 2 है या 3 लोग, वहां पे 4 लोगों के बीच में मुकाबला चल रहा है। तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में अगर आप टॉप 10 सीटें निकालेंगे चुनाव की, तो एक उनमें से नगीना भी होगी, भले ही 10वें नंबर पे हो, लेकिन नगीना का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा।